हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखो ये चैप्टर तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ में है, इसीलिए मैं इस वीडियोस में कुछ विजुअल्स और एनिमेशन ऐड किया हूँ। तो चलो ये चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो तुम्हारे चारों ओर तुम जितनी भी सारी चीज़ें देखते हो ना, सब मैटर से मिलके बनी हुई होते हैं। चाहे तुम एग्जाम्पल के तुम्हारे स्कूल का बैग ले लो, तुम्हारे स्कूल के शूज़ ले लो, तुम्हारे पेन ले लो, ये सभी चीज़ें कुछ ना कुछ मैटर से मिलके बने हुए होते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है क्या हम सबको मैटर कहेंगे? जैसे दुनिया में देखो हमारे फीलिंग्स भी एग्जिस्ट करती है और टाइम भी एग्जिस्ट करता है, तो क्या हम इसको भी मैटर कहेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, हम इसे मैटर नहीं कहेंगे। तो सवाल ये आता है कि इसे हम मैटर क्यों नहीं कहेंगे? तो चलो अभी से समझते हैं इसे हम मैटर क्यों नहीं कहेंगे। पहला बात तो ये है, इन दोनों का ये जो फीलिंग्स, ये जो टाइम होते हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। यानी कि इन चीज़ों को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। दूसरा बात, ये दे डू नॉट कंटेन मास, ये कोई मास कंटेन नहीं करते हैं, इनका कोई मास होता ही नहीं। थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि फीलिंग और टाइम स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे मैटर नहीं कहेंगे। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया जनरेट हो गया मैटर किसे कहेंगे। तो यहाँ से हम मैटर का डेफिनेशन को डिराइव करते हैं। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास दैट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि मैटर वो सब्सटेंस होता है जो पहला बात स्पेस ऑक्यूपाई करे और दूसरा बात वो कुछ मास कंटेन करे, तब जाके हम उसे मैटर कहेंगे। यानी कि मैटर होने के लिए उसको दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ मास कंटेंट हो। तो यहाँ पे हम एक नया टर्म देखें जो कि है मास। चलो मास को क्लियर करते हैं। चलो हम समझते हैं मास क्या होता है। तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट कंटेंट इन समथिंग, यानी किसी में, किसी भी चीज़ में कितना मैटर कंटेंट है वो उसका मास हो जाता है। और जो मास होता है ना, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जो कि हर जगह कांस्टेंट रहता है। और मास का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है किलोग्राम। तो अब हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो देखो जितने भी ग्रीक एंशिएंट फिलोसोफर्स थे या फिर इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, इनके हिसाब से ना जितने भी मैटर वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फायर यानी कि अग्नि, विंड यानी कि वायु, वाटर यानी कि जल, अर्थ यानी कि पृथ्वी, स्काई यानी कि आकाश। इनके हिसाब से ये 5 बेसिक एलिमेंट्स जो कि वो ये उनको पंचतत्व कहते थे, ये पंचतत्व से हर मैटर मिलके बना हुआ होता है। मगर धीरे धीरे साइंस डेवलप करता गया, मॉडर्न साइंस आते गया एंड मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से मैटर की परिभाषा बदलती गई। मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को दो टाइप में क्लासीफाई किया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये चैप्टर में हम सिर्फ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को शुरू करते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हर मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। चलो इसे एक एक्टिविटी से हम समझते हैं। एक ग्लास में 100 ml वाटर ले लो और वाटर के लेवल को एक मार्कर से मार्क कर लो। इसके बाद एक टीस्पून में तुम इधर 1 टीस्पून चीनी ले सकते हो या फिर सल्ट ले सकते हो। फिर इसको ग्लास में ऐड कर दो। देखना ग्लास में ऐड करते ही ये जब नीचे सेटल डाउन होगा तो वाटर लेवल थोड़ा सा राइज कर जाएगा। इसके बाद तुम इसे मिक्स कर दो। देखना ये फिर से मिक्स होने के बाद जो वाटर लेवल राइज किया था ना वो फिर से डाउन आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हम चीनी को ऐड किए या फिर सल्ट को ऐड कर दिए नीचे, तब ये सेटल डाउन हुआ, ये अच्छा से मिक्स हुआ नहीं था। जब हम इसे कम्प्लीटली मिक्स कर दिए तो इसके पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ घुल मिल गए, अच्छे से मिक्स हो गए और उनके साथ एडजस्ट हो गए, जिसकी वजह से वाटर लेवल फिर से डाउन हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं ना ये बहुत छोटे होते हैं, जो कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद खुद को वाटर मॉलिक्यूल्स में जाके एडजस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल राइज नहीं करता है। तो इससे हमें और एक चीज़ पता चलता है, जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं ना ये बहुत छोटे होते हैं। चलो अब हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। यानी कि अब हम देखेंगे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो कितने छोटे होते हैं। इसको भी हम एक एक्टिविटी से प्रूव करेंगे। तो इसको करने के लिए ना हमें पोटेशियम परमंगनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका कलर पर्पल होता है। पोटेशियम परमंगनेट को एक फ्लास्क में ले लो, फिर एक टेस्ट ट्यूब में 100 ml वाटर ले लो। एक ड्रॉपर की हेल्प से कोनिकल फ्लास्क से 2 to 3 ड्रॉप पोटेशियम परमंगनेट को निकालो और इसको ये 100 ml जो टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया था ना इसमें ऐड करो।
तो देखना ऐड करते ही इसका कलर तुरंत पर्पल में चेंज हो जाएगा। इसके बाद और एक टेस्ट ट्यूब ले लो जिसमें 90 ml वाटर ले लो और पहले टेस्ट ट्यूब से 10 ml सोल्यूशन निकाल के सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ऐड करो। तो देखना कुछ देर में ये टेस्ट ट्यूब का कलर भी पर्पल को चेंज हो जाएगा। ऐसे ही एक्टिविटी में और 5-6 टेस्ट ट्यूब लेके तुम अगर कैरी ऑन करते जाओगे तो देखना तुम्हारे 6 नंबर यानी कि लास्ट टेस्ट ट्यूब तक भी ऐसे कलर चेंज होता जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन को दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं जिसमें वाटर कंटेंट है, तो ये जाके उसमें ऐड होके खुद को डिसइंटीग्रेट कर रहा है और बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है और वाटर के साथ मिक्स हो जा रहा है। यानी कि लास्ट ट्यूब तक, यानी कि जो तुम्हारे 5वें या 6ठे जितने भी लास्ट टेस्ट ट्यूब लिए होंगे वो टेस्ट ट्यूब तक पर्पल कलर का प्रेजेंस क्या बता रहा है ना, पर्पल कलर का प्रेजेंस ये इंडिकेट कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन लास्ट टेस्ट ट्यूब तक जितना तुम ऑब्जर्वेशन करते जाओगे इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि कंसंट्रेशन कलर का जो डार्कनेस था वो धीरे धीरे लाइटर होता चला जाएगा। यानी कि पहला टेस्ट ट्यूब जितना डार्कर कलर था और धीरे धीरे जैसे एक्सपेरिमेंट करते जाओगे उसके टेस्ट ट्यूब में कलर थोड़ा थोड़ा हल्का होता जाएगा। तो लास्ट टेस्ट ट्यूब तक कलर का जो प्रेजेंस ये बताता है उसमें तक पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इससे हमें पता चलता है यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये बहुत छोटे होते हैं, हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। ये अभी हमने प्रूव किया एक एक्सपेरिमेंट में, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट लेके अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्रूव किया था, जिससे हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स के मैटर बहुत छोटे होते हैं जो कि हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये ईच अदर को अट्रैक्ट करते हैं और ये अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड स्टेट में, ये देखो कुछ ऐसे। इसके बाद होता है लिक्विड स्टेट में जिसमें अट्रैक्शन थोड़ा कम रहता है और सबसे कम अट्रैक्शन होता है तुम्हारे गैसियस स्टेट में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कुछ स्पेस यानी कि कुछ जगह होती है और यह जगह सबसे कम सॉलिड में होती है क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके बाद थोड़ा स्पेस देखने को मिलता है लिक्विड में और सबसे ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कि गैसियस स्टेट में देखने को मिलता है। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कंटिन्यूसली मूव करते हैं ये मूव करने की वजह होता है काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा पार्टिकल्स उतना ज़्यादा मोशन में आएंगे। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर यानी कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। यानी कि तुम टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे मैटर में उतना ज़्यादा पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा और पार्टिकल्स उतना तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है गैसियस स्टेट में, उससे थोड़ा कम लिक्विड स्टेट में और सबसे कम होता है सॉलिड स्टेट में। तो अब हम देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि मैटर ना कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो देखो नॉर्मली मैटर ना 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि होता है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड वन इज गैस। तो अब तुम सोच रहे हो कि मैटर ये 3 अलग अलग स्टेट में क्यों पाया जाता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है, इसके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना उसमें कुछ वेरिएशंस होता है। ये वेरिएशन के वजह से ये मेटल ये 3 स्टेट में पाए जाते हैं। चलो अब हम ये तीनों स्टेट्स को पूरा क्लियरली समझते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। तो हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम होता है ये डेफिनाइट होता है, इसको तुम बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम देख सकते हो ये जो ड्रेसिंग टेबल और टेबल ये सॉलिड्स है, इनका एक डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम में है, इनको हम बार बार शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सॉलिड्स है रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड रिजिड यानी कि बहुत ठोस होते हैं, बहुत हार्ड मटेरियल्स होते हैं और ये इनकम्प्रेसिबल होता है यानी कि इसको हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ना ऑलरेडी बहुत पास पास यानी कि चिपके हुए होते हैं, तो इनमें और स्पेस होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना
वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधे हुए होते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी स्टेट जो कि है लिक्विड। तो लिक्विड्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप बट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। यानी कि लिक्विड्स का जो शेप होता है ना, प्रॉपर डेफिनाइट शेप इनमें नहीं होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। इसे कैसे समझोगे, देखो मान लो एक बोतल में तुम 1 लीटर वाटर ले लिए, तो ये वाटर अभी जो बोतल का शेप है उसी के शेप में है। यही 1 लीटर वाटर को मैं मान लो ऐसे स्क्वायर शेप जार में डाल दूंगा, तो यह क्या होगा, अब स्क्वायर शेप जार के फॉर्मेट में आ जाएगा, लेकिन वाटर अभी 1 लीटर है। अब मान लो ये स्क्वायर शेप जार से मैं ये वाटर को निकाल के ऐसे सर्कुलर शेप्ड कंटेनर में डाल दूँ, अब वाटर ये सर्कुलर शेप्ड में हो जाएगा, लेकिन वही वाटर तो 1 लीटर ही है। तो ये तो इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चला, वाटर को हम जिस भी शेप के कंटेनर में डाल रहे हैं वो उस शेप में आ रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। इसीलिए हम कहें कि लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप बट दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बोलता है लिक्विड्स आर फ्लूइडिटी एंड आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं ये फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि ये आराम से फ्लो कर सकते हैं। एंड दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, यानी कि इन्हें थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि हम देखे थे इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। इसीलिए लिक्विड को हम थोड़ा सा सॉलिड के कंपैरेटिवली हम इसे थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये लिक्विड्स का कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से तो थोड़ा ज़्यादा होता है मगर गैसियस से कम होता है। The third characteristic is force of attraction among the particles that is greater than gas but lesser than solid। यानी कि force of attraction जो मॉलिक्यूल के बीच में होता है ना लिक्विड्स के, वो सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैसियस स्टेट से ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे मैटर की तीसरी स्टेट को जो कि है गैसियस स्टेट। तो देखो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना इनमें गैप बहुत सारा होता है और ये बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहता है गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। यानी कि जो गैस होते हैं ना इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, तुम किसी भी कंटेनर में इसको फिल करो ये कंटेनर का शेप लेगा, और इसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गैसेस हाँ फ्लूइडिटी एंड हाईली कंप्रेसिबल। यानी कि गैस फ्लूइड होता है, ये फ्लो कर सकता है। हाईली कंप्रेसिबल यानी कि इसको बहुत तुम जितना चाहो उतना कंप्रेस कर सकते हो, जो कि तुम एलपीजी फॉर्म में देखते हो। जो एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें भी गैस को बहुत कंप्रेस करके फिल किया जाता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना, ये बहुत ही कम होता है आज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैसियस मॉलिक्यूल्स में होता है ये बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स ना रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस यानी कि सॉलिड क्या लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड क्या गैस में बदल सकता है, या फिर गैसेस से क्या लिक्विड में आ सकता है, या फिर लिक्विड से क्या फिर सॉलिड में आ सकता है। तो ऐसे इंटर कन्वर्जन हो सकता है या फिर नहीं, इसे हम देखने वाले हैं। तो हाँ ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। कैसे? पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर को बढ़ा के या फिर टेम्परेचर को कम करके हम इसके स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं। और दूसरा है बाय चेंजिंग प्रेशर। यानी कि प्रेशर को चेंज करके भी हम मैटर के स्टेट में यानी कि फिजिकल स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं। तो चलो पहले से शुरू करते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर से। मान लो तुम फ्रीजर से आइस क्यूब को निकाल के बाहर में ऐसे रख देते हो, फिर धीरे धीरे देखोगे इसमें ये आइस धीरे धीरे मेल्ट करके वाटर हो रहा है, और कुछ देर बाद फिर तुम देखोगे ये पूरा पानी में बदल चुका है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो देखो जब ये फ्रिज में था तब इसका टेम्परेचर बहुत कम था। जब तुम इसे बाहर में ले आए यानी कि रूम टेम्परेचर में ले आए तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के वजह से इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ ये क्या करे, थोड़ा ज़्यादा तेज़ भागने लगे और मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होने लगा। इसी गैप के वजह से ये अपना स्टेट को चेंज कर दिया, यानी कि सॉलिड स्टेट से अब लिक्विड स्टेट में आ गए। का डेफिनेशन हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं उसी को हम मेल्टिंग कहेंगे। तो देखो अभी हमने देखा सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, अब हम देखेंगे लिक्विड से गैसियस स्टेट का कन्वर्जन। लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बर्नर, जलता हुआ बर्नर में एक डिश में वाटर लेके इसको गर्म करना है। इसको धीरे धीरे से गर्म करते जाओगे तो कुछ देर बाद देखोगे इसमें जो तुम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो ये हीट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स में जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को और भी बढ़ा देगा।
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ ये क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ना गैप और बढ़ जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट से ना गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे बॉइलिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो अभी हम लोगों ने ये दो एक्टिविटी जो किया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये दोनों में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंजेस को देखा। अब हम देखेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज करके मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंजेस। तो देखो, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है, अगर तुम गैस में टेम्परेचर को अगर बहुत धीरे धीरे कम करोगे तो क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स में जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने से उनका वाइब्रेशन कम हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से इनका जो स्टेट था, जो कि गैसियस स्टेट था, गैसियस स्टेट से ये लिक्विड स्टेट में अब आ जाएंगे, जिसे कि हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैस को लिक्विड स्टेट में ले आते हैं, उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। तो क्या अब वाटर में हम टेम्परेचर और भी कम कर देंगे तो क्या सॉलिड में चेंज होगा? तो जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। वाटर में अगर और टेम्परेचर हम कम करेंगे तो इनके भी जो मॉलिक्यूल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगा और इनके मॉलिक्यूल और पास पास हो जाएंगे, जिसके वजह से ये सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। जैसे कि वाटर को अगर तुम ले जाके फ्रीजर में रख दो तो टेम्परेचर कम होने के बाद ये आइस क्यूब में चेंज हो जाता है, जिसे कि हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो देखो, अब तो हमने देखा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड, ऐसे इंटर कन्वर्जन। तो क्या ऐसा भी हो सकता है सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो या फिर गैस डायरेक्ट सॉलिड्स में चेंज हो जाए? तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि कुछ सब्सटेंस की कैम्फर, ड्राई आइस, ये सब क्या होते हैं, आयोडीन, ये सब को अगर तुम हीट करो ना तो ये डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से ना गैसीय स्टेट को चेंज हो जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ से सब्लिमेशन का डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये क्या होगा, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस को चेंज हो जाने को हम सब्लिमेशन कहेंगे, जैसे कि कैम्फर में होता है, ड्राई आइस में होता है। और इसका रिवर्स, यानी कि अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हो जाए तो प्रोसेस को डिपोजिशन कहेंगे। तो गैस से अगर सॉलिड में चेंज हुए तो चेंज हो जाए तो उसे हम डिपोजिशन कहेंगे, और डिपोजिशन का डेफिनेशन हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो अब हम देखने वाले हैं चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग प्रेशर। तो अभी हमने देखा गैसेस ना सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, उससे थोड़ा कम कंप्रेसिबल लिक्विड्स होते हैं, और सबसे कम कंप्रेसिबल ना सॉलिड्स होते हैं, जो कि अभी हमने प्रूव करके देख लिया है। इसी के बदौलत अब समझेंगे प्रेशर को चेंज करके या फिर प्रेशर को इंक्रीज करके कैसे स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो, ये जो गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी सबके घर में ऑलमोस्ट होता है, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, इसमें जो गैस होता है ना, इसको लिक्विफाई किया जाता है। तो इसको लिक्विफाई कैसे किया जाता है या फिर लिक्विड स्टेट में कैसे लाया जाता है ना, इसमें प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। तो प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर कम करके हम गैस को लिक्विफाई करते हैं, यानी लिक्विड स्टेट में ले आते हैं। इसीलिए तो ये जो हमारे घर में जो गैस होता है इसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, जो कि होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि गैस को ही ना, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के, यानी कि कंप्रेस करके और इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करके इसको इसमें भर दिया जाता है। सेम ऑक्सीजन सिलेंडर में भी होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, इसे लाइटर तो तुमने सबने देखा होगा, जिसके अंदर ये जो गैस होता है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये लाइटर का ना, ये नॉब को दबाते हैं, ये जो गैस होता है ना, ये चिंगारी की तरह गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे आग लग जाता है, और यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें गैस को बहुत ही हाई प्रेशर में लिक्विफाई करके फ्यूल के हिसाब से इसके अंदर भरा हुआ होता है। अब हम एक टर्म को समझेंगे, जो कि है लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट होता है द एनर्जी व्हिच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। यानी कि लैटेंट हीट वो हीट होता है या फिर वो एक्स्ट्रा हीट होता है जो कि सप्लाई किया जाता है मैटर को, सिर्फ उसके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस चेंज होने के लिए। ये टेम्परेचर को राइज कभी नहीं करता, याद रखना। इसीलिए इसे लैटेंट हीट या फिर छुपा हुआ हीट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा हीट सिर्फ मैटर के स्टेट को चेंज करने में काम आता है। जो लैटेंट हीट का ऐसा यूनिट होता है ना, ये आता है जूल्स पर केजी।
अब हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है ना, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी। यानी कि टेम्परेचर जो होता है ना, वो किसी भी बॉडी की हॉटनेस को मेजर करने का एक यूनिट होता है जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर का यूनिट जो होता है ना, वो केल्विन होता है, लेकिन इसे और दो यूनिट्स में भी मेजर किया जाता है, जो कि होता है तुम्हारा डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसे हम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। तो भाई कभी बुखार उखार हुआ होगा तो तुम याद किए होगे, डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट से तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर नापता है, वो ऐसे ही थर्मोमीटर ही होता है। चलो हम टेम्परेचर कन्वर्जन को देखेंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे टेबल में देखो, यहाँ पर केल्विन, यहाँ लगे हम डिग्री सेल्सियस। तो अगर तुम्हें कोई डिग्री सेल्सियस दिया गया है, उसको केल्विन में कन्वर्जन करना है, तो तुम क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे, ठीक है। और अगर तुम्हें केल्विन दिया गया है, केल्विन से तुम्हें सेल्सियस कन्वर्ट करना है, तो तुम केल्विन से -273 करोगे तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो एक एक छोटा छोटा प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लो तुम्हें दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन। तो हम क्या करेंगे, केल्विन निकालना है तो हम 30 में 273 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। बहुत ही ईजी था। अब इसको हम सेल्सियस में समझ लेते हैं। मान लो दिया गया है 340 केल्विन, दैट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम क्या करेंगे, 348 से 273 को माइनस करेंगे, जो कि होता है 75, और ये 75 हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन। तो बहुत ही ईजी था, हमेशा याद रखना। डिग्री सेल्सियस से केल्विन को जाना है तो +273, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस को आना है तो -273 करके कर सकते हो। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि है इवापोरेशन। यानी कि तुम गर्मियों में थोड़ा एक फेनोमेना को नोटिस किए होगे, जो भी वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे तालाब हो गया या फिर कोई भी छोटा पॉन्ड हो गया, ये गर्मी में ना ये पूरा सूख जाते हैं या फिर इनका वाटर लेवल ना बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा समर्स में इसीलिए होता है, समर्स में टेम्परेचर हाई रहता है। इसी हाई टेम्परेचर के कारण वाटर अपने लिक्विड स्टेट के गैसियस फॉर्म में आके ऊपर उड़ जाता है, जिसके वजह से वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि हमें तो पता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करता है, जो कि लिक्विड से फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन समर में तो टेम्परेचर 100 डिग्री तक जाता नहीं है, 100 डिग्री से कम रहता है। इसमें वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट क्यों होता है? तो ये ना हमें इवापोरेशन का डेफिनेशन ही क्लियर करेगा। देखो, इवापोरेशन इज द प्रोसेस वेर ए लिक्विड लाइक वाटर that transform by changes into gas usually called vapor without reaching its boiling point। ये पॉइंट को मार्क करना, without reaching its boiling point। यानी कि इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर यानी कि लिक्विड चेंज होता था गैस में बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किए, इसीलिए हम इसे इवापोरेशन कहते हैं। तो इवापोरेशन ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें सेट्स तो चेंज होता है लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट को बिना अचीव किए। अब हम देखेंगे ना, ये जो इवापोरेशन होता है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इसका जो पहला फैक्टर होता है ना, वो होता है टेम्परेचर। यानी कि तुम टेम्परेचर को जितना हाई करोगे इवापोरेशन उतना और बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर जितना भी बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाएगा, और ये अपने स्टेट को यानी कि लिक्विड स्टेट है ये गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएंगे। और इसका जो सेकंड फैक्टर आता है वो होता है सरफेस एरिया। तो देखो, ऐसे तो तुमने देखा ही होगा, जब गर्म चाय को ऐसे प्लेट में देते हैं तो चाय जब गर्म होता है तो कुछ गेस्ट क्या करते हैं, इस चाय को ना ऐसे प्लेट में डाल के पीते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? तो जब चाय कप में होता है ना तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, उसको इतना जगह मिलता नहीं है ठंडा होने के लिए। जब इसे हम या फिर प्लेट में डाल देते हैं तो इसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है और पीने में भी आराम मिलता है। थर्ड फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। तो पहले हम समझें कि ह्यूमिडिटी होता है क्या है। ह्यूमिडिटी होता है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एयर, यानी कि एयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। तो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे हमारा जो इवापोरेशन उतना स्लो होगा, जितने कम वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इवापोरेशन उतना फास्टर होगा। तो हायर ह्यूमिडिटी दैट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा इवापोरेशन उतना कम होगा, जितना कम ह्यूमिडिटी होगा इवापोरेशन उतना फास्टर होगा। तुम ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हो, यानी कि जब तुम कपड़े समर्स में सुखाते हो तो वो काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि समर्स में वाटर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है। और जब वही कपड़े को तुम अगर रेनी सीजन में सुखाते हो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है या फिर अच्छे से सूखते भी नहीं है, क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी थोड़ा हाई होता है। जो चौथा और जो लास्ट फैक्टर है दैट इज विंड स्पीड, यानी कि कपड़े को जब हम ज़्यादा तेज़ हवा में सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है, और जब हवा कम
तेज़ चल रही होती है तभी हम सुखाते हैं तो कपड़े सूखने में देर लगते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि विंड स्पीड के कारण, यानी कि विंड स्पीड जितना ज़्यादा होता है इवापोरेशन उतना फास्टर होता है। विंड स्पीड कम हो जाने से इवापोरेशन का रेट भी कम हो जाता है। इवापोरेशन से लिंक और एक टर्म को समझेंगे जो कि है कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। तो देखो, गर्मियों के दिन में ऐसे मिट्टी के घड़े में पानी रखते हुए तुमने सब देखा होगा। तो ऐसा रखने से क्या होता है ना, पानी ठंडा होता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखो, जो मिट्टी के घड़े होते हैं ना उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से थोड़े थोड़े पानी सिप करते हैं, और ये पानी जब सिप करते हैं ना, ये घड़े के आउटर मोस्ट टेम्परेचर को ले लेते हैं और लेने के बाद ये इवापोरेट कर जाते हैं। तो आउटर मोस्ट से जहाँ से घड़ा टेम्परेचर लूज किया वो जगह क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और कूल हो जाने से जो अंदर का जो पानी रहता है वो भी ठंडा हो जाता है। इसी की वजह से मिट्टी के घड़े में पानी क्या रहता है, हमेशा ठंडा रहता है। और ये कूलिंग जो होता है ना, ये इवापोरेशन के वजह से ही होता है। तो ये कूलिंग पॉसिबल सिर्फ इवापोरेशन की वजह से ही होता है। और एक एग्जांपल को लेके तुम्हें और क्लियर कर देता हूँ। मान लो तुम्हारे हाथ में तुम स्पिरिट डाल दो या फिर नेल पॉलिश रिमूवर घर में है या फिर पेट्रोल, ये तुम्हारे हाथ में डालते ही तुम्हारे हाथ से उड़ जाता है और तुम्हें ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा होता क्यों है? पहले बात तो ये स्पिरिट, नेल पॉलिश और पेट्रोल ये ना हाईली वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। इसको जब तुम अपने हाथ में रखते हो तो ये क्या करता है, तुम्हारे हाथ से टेम्परेचर गेन करता है और इवापोरेट कर जाता है। तो तुम्हारा हाथ जो कि टेम्परेचर लूज किया, इसकी वजह से तुम्हारे हाथ में ठंडक महसूस होती है। तो अब हम देखेंगे कि मैटर का सिर्फ 3 ही स्टेट एग्जिस्ट करता है या फिर और कुछ स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, मैटर का ना और 2 स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फोर्थ में हो गया तुम्हारा प्लाज्मा और फिफ्थ में हो गया बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब हम फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को समझेंगे। पहले हम प्लाज्मा को समझ लेते हैं। द प्लाज्मा इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, यानी कि एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें एनर्जी बहुत हाई रहता है। वो कोई गैस है जिसमें तुम बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो गैस क्या होता है ना, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली ना पॉसिबल नहीं है गैसेस में इतना ज़्यादा हीट एनर्जी देना। ये प्लाज्मा सिर्फ सन में ही पाया जाता है, जो कि सन के हाई हीट के कारण यहाँ पे मिलता है। अब हम देखेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बीईसी, बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट। इट इज a मैटर or it is a state of matter that is formed when a gas of bosons or the particles of Bose-Einstein that is cooled to a temperature that is extremely close to absolute zero, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस तक जब कोई गैस को कूल कर दिया जाता है तो वो जो स्टेट को अचीव करता है ना उसे हम कहेंगे बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है तुम्हारा प्लाज्मा स्टेट का। तो इतना ही था तुम्हारा चैप्टर। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।